ट्रिलियन डॉलर की हिंदुस्तान की जीडीपी थी 2004 मई में, और 2 ट्रिलियन डॉलर पे छोड़ के गए जब हमारी सरकार ने अपना कार्यभार छोड़ा। आज 10 साल के बाद इतना शोर सुनते हैं, वो दुगनी नहीं हुई, आज भी 4 ट्रिलियन नहीं हुई। मैं ये तो नहीं इनसे अपेक्षा करते थे हम कि ये 4 गुना करेंगे, 3 गुना कर देते, वो भी नहीं हुई, दुगनी भी नहीं हुई। एक छोटा देश है, बड़ा विकसित राष्ट्र है, पर इंग्लैंड, यूके, उसकी 6.5 करोड़ की आबादी है, हमारी 140 करोड़ की है। और बार बार ये हम सुनते हैं, हम थोड़ा सा नाक थोड़ी सी आगे निकल गई इंग्लैंड से। या 140 करोड़ का विकासशील देश है, अमीर देश नहीं। यहाँ गरीबी बढ़ी है, असमानता बढ़ी है। अगर आप देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इनइक्वालिटी इंडेक्स, 1% लोगों के हाथ में आज हिंदुस्तान में 40% भारत की पूंजी है, 1% लोग। और जो 50% मध्यम वर्ग से भी जो नीचे छूटे हुए लोग हैं भारत के, उनके पास 20% देश का संपत्ति है, उससे भी कम। ये एक असमानता है। हाँ, उपलब्धि अगर कहें वो, तो जिनका 269वां नंबर था दुनिया में, किसी का 600 नंबर था बिलियनर्स की लिस्ट में, वो दूसरे तीसरे नंबर पर आ गए। तो कुछ लोगों का भरपूर विकास हुआ, चाहे देश की जीडीपी दुगनी ना हो। 2022 तक वायदा था किसान को आमदनी दुगनी करने का, वो नहीं हुई है। देश की सुरक्षा खतरे में है, पर ऐसा दिखाया जाता है कि इससे पहले भारत की फौज नहीं थी। सेना किसी सरकार और दल की नहीं होती, सेना हिंदुस्तान की फौज है। हमारी फौज में ये गलत स्कीम लाकर अग्निवीर, ये आने वाले समय के लिए हिंदुस्तान को बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। जब हमारे 17-18 साल के बच्चे फौज में भर्ती होंगे, 4 साल, और 4 साल के बाद बाहर आएंगे तो उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। कि साहब 11 लाख रुपया देंगे, उसमें 5.5 लाख उन्हीं का कटा हुआ है। कोई मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर बेनिफिट नहीं होगा, आर्मी कैंटीन से राशन तक नहीं खरीद पाएंगे। और उन 4 साल में अगर सीमा पर मर गए, शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, ना परिवार को पेंशन मिलेगी। इसलिए सबसे प्राथमिकता, मैं स्वयं मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य था, मैं चंद्र जी से, विप्लव जी से, इन सबसे बात कर रहा था। हमने इंसिस्ट किया कि स्पष्ट रूप में देश के नौजवानों को कह दें कि सरकार बदलेगी और हम ये अग्निवीर को स्क्रैप करेंगे, किसी हालत में इसको नहीं। इन बच्चों को शादी नहीं होती। मेरे पास सुरक्षा में कर्मी हमारे साथ भी हैं, वो बताते हैं साहब इनको कुछ करिए, क्योंकि लोग इनको गांव में लड़की नहीं देते शादी के लिए, कहते हैं कच्चा फौजी है या पक्का फौजी है। ये हालात बन गए। और हिमाचल में सबसे ज्यादा फौज में बनती है, और इस जिले में सबसे ज्यादा। अगर आप पॉपुलेशन देखें, आबादी देखें और प्रतिशत के रूप में देखें, परसेंटेज में, हिमाचल इज नंबर 1, सबसे आगे। तो क्या कर दिया हमने? तो कहे फौज को, देश को मजबूत कर दिया। मैं आज एक चीज और कहूंगा, आप सब बहुत पढ़े लिखे हैं और आजकल के जो नौजवान हैं वो तो हर चीज जानते हैं। हमारे वक्त में ये सुविधा नहीं थी जब हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में थे। आज तो बच्चे वो स्मार्टफोन पे बैठ के 2 मिनट में सारी बात निकाल देते, कहीं गलती भी हो उसको भी सुधार देते। तो आपको सब मालूम, ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, आज किसी की कोई जवाबदेही नहीं। यहां के मुद्दे और हिमाचल के मुद्दों पे आने से पहले 2 बातें और कहूंगा कि बार बार ये हमारे दूसरे विरोधी दल, जो आज सत्ताधारी दल है केंद्र में, सौभाग्य से हिमाचल में नहीं, उनकी पराजय हुई थी और हमारी सरकार है, इसको गिराने की कोशिश हुई। वो सरकार कायम है और उपचुनाव के बाद और भी मजबूत होगी, मैं दावे के साथ वो भी कह रहा हूं। पर उससे, इनके आने से पहले
मैंने कुछ संस्थाएं तो गिनाई आपको। भारत परमाणु शक्ति बन चुका था इंदिरा जी के समय। भारत की फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध जीता था, बांग्लादेश आजाद कराया था, और पाकिस्तान की फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा हिंदुस्तान की फौज के सामने, जब जनरल न्याजी ने जनरल अरोड़ा के सामने अपनी पिस्तौल रख के आत्मसमर्पण। आज ये दिखाया जाता है कुछ हुआ नहीं। आर्यभट्ट कब गया था अंतरिक्ष? भारत का स्पेस प्रोग्राम कब कायम हो गया था? पंडित नेहरू के साथ। जो बड़े संस्थाएं मैंने बताई, उसमें और बहुत है, सूची लंबी है, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। असली तस्वीर हिंदुस्तान के लोग समझ रहे हैं। हिमाचल के और कांगड़ा के, चंबा के जो मतदाता हैं वो जागरूक हैं, वो समझते हैं देश और दुनिया में क्या हालात है। आज चाहे 100 बार दोहराया जाए, पर असली बात जहां रोकी जाती है, आप लोगों की भी जबान, हमारी तो नहीं। अगर कोई एडिटिंग हो जाती है, नए सर्कुलर आ जाते हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय के, नए वॉच डॉग्स बना दिए जाते हैं कि क्या बोलोगे क्या दिखाओगे, ये भी हो रहा है मीडिया के साथ। अभिव्यक्ति की आजादी जो संविधान देता है, उस पर निरंतर प्रहार हो रहा है, निरंतर। सुप्रीम कोर्ट ने बचाया, मीडिया को ही बचाया, वरना तो लगा दी थी लगाम चुनाव से पहले, और ठीक चुनाव से पहले लगाई। ये सोचिए इसके बारे में कितनी गंभीर बात है। आजाद हिंदुस्तान में अगर ये चीज छिन जाए और वो संस्थाएं जो निष्पक्ष होनी चाहिए, अगर वो पक्षपात में लग जाएं और लोगों को आहत करने में लग जाएं, निशाना बनाने में लग जाएं, वो देश के प्रजातंत्र के लिए खतरा है। पर उसके बावजूद लोग समझ रहे हैं। इस चुनाव में मुझे हैरानी होती है। मेरा 5 दशक का, मैं बहुत छोटी उम्र में आ गया था, जब स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में 18 बरस की उम्र से हम शुरू हुए थे। ये नहीं कि हमारे माता पिता चाहते थे कि हम छात्र आंदोलन करें और ये काम, पर मुझे हैरानी है। हमने बहुत चुनाव देखे, हमारे साथियों ने बहुत चुनाव लड़े हैं, लड़ा है, कि चुनाव हुआ नहीं, नोटिफिकेशन आई नहीं, कितनी सीट आएगी उसका नारा बन गया। अब की बार 400 पार। ये 400 पार नहीं, 300 पार नहीं, 250 पार नहीं, मैं आज कह के जा रहा हूं, वो ये 2019 और 14 की हवा नहीं है, इनकी हवा निकल रही है पूरे हिंदुस्तान में। ये वक्त बताएगा। कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं। हम एक राष्ट्रीय दल है। ठीक है, हमने पराजय देखी, हमने पहले भी देखी है, पर कांग्रेस पार्टी इस देश की आत्मा की आवाज रही है। हम एक समावेशी संगठन है। हम देश में बंटवारा नहीं करते, समाज में बंटवारा नहीं करते। हमने कभी बढ़ावा क्षेत्रवाद और जातिवाद को नहीं दिया। हमने कभी सांप्रदायिकता को नहीं बढ़ाया, ना हमारे लोग वो जबान बोलते हैं। इस चुनाव में देश को, हिमाचल को, हमारे चुनाव क्षेत्र को यह भी तय करना है कि देश के हालात बदलने में हमारी आवाज जुड़ती है और कितनी मजबूती से जुड़ती है। वो बड़ा अहम भूमिका निभाएगी। अब मैं हिमाचल की तरफ लौट के आऊं, हम आपको एक कागज देंगे, जानकारी पूरी तो नहीं है, सूची हमारे साथियों ने बनाई है, कार्यालय ने और साथियों ने ये लेके आए हैं। पर देश के अंदर मेरी स्वयं की प्रतिबद्धताएं और प्राथमिकता जो मेरे सरकार और दल से जुड़ी रही, वो नीतियां बनाना और संस्थाएं बनाना है। मुझे इस बात की खुशी है कि आजादी के बाद हिंदुस्तान की पहली राष्ट्रीय निर्माण नीति, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मेरी पहल पर, जब मैं कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर था देश का, इकोनॉमी मिनिस्टर था, टेक्सटाइल विभाग भी मेरे पास था, हमने राष्ट्रीय निर्माण नीति दी। उसके विस्तृत जो मेरा ये कागज देंगे बाद में साथी, एक आधे दिन में, उसमें सब जानकारियां हर चीज की मिलेगी।
आपके हिमाचल के लोगों के आशीर्वाद से और भारत के लोगों के प्यार से, मेरे नेतृत्व के विश्वास जो रखा हम में, जो महत्वपूर्ण संधियां और बातचीत दूसरे देशों के साथ हुई, उसमें मैं जुड़ा। और खास तौर पे जब मैं विदेश मंत्रालय में मंत्री था, इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट एंड इंडिया स्पेसिफिक वेवर एट द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, तब चीन भी नहीं रोक पाया था, अब रोक दिया, हमने किया। बड़ी संस्थाओं को मैंने हल्का सा इशारा किया था शुरू में, मैं बताऊंगा आपको, दुगनी हुई, उससे भी ज्यादा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एक नेशनल इंस्टीट्यूट जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में था, उससे बढ़ के 5 देश में बन गए। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पंडित नेहरू के टाइम पे अहमदाबाद में बना था, वो 5 हो गए। और आपके सामने जो मैं प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस का बैठा हूँ, ये सौभाग्य मुझे मिला था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन 4 हो गए, वो भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। हिमाचल के अंदर बड़ी संस्थाएं, देश का जिक्र नहीं करूंगा, संस्थाओं का निर्माण यहां भी हुआ। और एक टर्म जब यहां से हमारे दल के पास संख्या नहीं थी मुझे भेजने की संसद में, एक टर्म मुझे राजस्थान ने चुन के भेजा। वही संस्थाएं वहां भी बनाई, क्योंकि देश तो अपना है, पूरा भारत। उसमें हमने ये नहीं देखा कि किस राज्य में हम ये बड़ी संस्था दे रहे हैं, वहां कांग्रेस की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की या किसी और दल की। ये आज ये परहेज होता है। आज अगर हिमाचल को उसका हक नहीं मिलता, हमको दुख तो लगता है। पर यहां जो संस्थाएं बनी, मैं शुरू करूं सबसे पहले। हिमाचल में पासपोर्ट नहीं बनते थे, हमारे लोग चंडीगढ़ जाते थे, कहीं जालंधर एप्लीकेशन लेने जाते थे। जब मैं विदेश मंत्रालय का मंत्री था, पहला फैसला था रीजनल पासपोर्ट ऑफिस इन शिमला, वो बनाया। और जब मैंने उस मंत्रालय का कार्यभार छोड़ा, दूसरे पे चला गया, तब तक 1,37,000 पासपोर्ट भारत के हिमाचल के लोगों के बन चुके। विश्व के स्टैंडर्ड से का है, उसका भी फाउंडेशन स्टोन मैंने ही रखा था फरवरी 2009 में। उसके साथ एक स्किल्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय स्तर का है, वो परवाणु में बना। कांगड़ा के अंदर चौधरी चंद्र कुमार जी यहां से लोकसभा के सदस्य थे, इन्होंने मुझसे भी, मैंने भी पत्र लिखा, हमने मांग की कि धर्मशाला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बने। ये तालपुरा में लिफ्ट बना, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। सौभाग्य से कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी हिंदुस्तान के डेलीगेशन का लीडर था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में। हम कई चीज देते थे तोहफे के रूप में दुनिया भर के नेताओं को, और जो सारे इकोनॉमिस्ट बिजनेस लीडर्स आते थे। उसमें एक टीज ऑफ इंडिया का गिफ्ट हुआ था, अच्छा डब्बे में। उसमें दार्जिलिंग थी, असम थी, नीलगिरी थी और कांगड़ा टी थी। मैं मंगाऊंगा वो बॉक्स, ताकि आपको पता लगे कि क्या दुनिया को दिया जाता था। वो दुनिया के जिस देश में मैं जाता था भारत का प्रतिनिधित्व करने, मेरे साथ टीज ऑफ इंडिया, कॉफीज ऑफ इंडिया हमेशा चलती थी। और 2 चीजें अनिवार्य थी जो हमारे अधिकारियों को पता था। साउथ ब्लॉक से लेकर विदेश मंत्रालय से वाणिज्य मंत्रालय तक, उसमें कांगड़ा टी जरूर जाती थी साथ। उसके अलावा जब देशों, बाहर के देशों में जाते थे, और चंबा का रुमाल, ये दोनों चीजें परमानेंट मेरी गिफ्ट लिस्ट पे रहती थी। ये भी उनके सही माने में बड़े होनहार पुत्र हैं, जो कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं।
कांगड़ा में हमने टी बोर्ड का नॉर्दर्न जोन का हेडक्वार्टर बनाया। सूची इतनी लंबी है कोल्ड स्टोरेजेस की जो अपीडा के थ्रू दिए जाते थे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मेरे मंत्रालय का हिस्सा थी, उसमें सब्जियों के लिए यहाँ भी दिया गया। कांगड़ा में नगरोटा में वो स्टोरेज की फैसिलिटीज, कलेक्शन, स्टोरेज एंड पैकिंग, वो सब काम कर रहे हैं। सेब के लिए दूसरी जगह पे हुआ। कांगड़ा में जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बना कंदरौली में, मेरे पास इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी था, मैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मंत्रालय, तो वो हमने दिया 150 करोड़ रुपया उसके लिए दिया। अब जाके देख सकते हैं हमारे कितने बेटे बेटियों को वहाँ रोजगार मिलता है, कितनी वहाँ पे आए हैं, कितने निवेश आया है, इन्वेस्टमेंट आई है। दूसरा पंडोगा में बनाया था, हरोली में है, ऊना जिला में। ये सारी चीज जो बनी है, और ईएसआई का अस्पताल का मैंने जिक्र नहीं किया, मंडी में लाए थे। सही माने में तो जो रोहतांग की टनल है उसका मील पत्थर भी हमारी सरकार के समय रखा गया, सोनिया गांधी जी ने आके रखा था। ये अलग बात है कि अब उद्घाटन के समय वो पत्थर हटा दिया गया। मैं गया था, बड़ा दुख लगा। कई जगह से हमारे ही काम किए प्रोजेक्ट हमने उस पर अमली जामा माना, उसको अपना कर्तव्य माना, पर आज वो बात नहीं। विश्वास करते मेरे दल ने, हमारे साथियों ने, हमारे नेताओं ने इतिहास रचा। हमने इतिहास बदलने का काम नहीं किया। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के जाने के बाद, अभी एक बहुत बड़ा कैंपेन था इंडिया शाइनिंग का, पर वो 2004 में बदल गया, वो जीते नहीं। 20 साल के बाद लगता है वो ही दोहराया जाएगा, पर हमने उसके बाद 10 साल के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान से याद किया। कहीं उनका लगा हुआ नाम पट्टिका नहीं हटाई, कहीं उनका लगाया हुआ प्रोजेक्ट बंद नहीं किया, कहीं हमने कोई एक शब्द अपमानजनक उनके बारे में कभी जीवन में नहीं कहे, ना मेरे दल ने, हमारे साथियों ने। पर हम 2014 से कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए थे। जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा समय अंग्रेजों की जेल में थे, 14 बरस से ज्यादा, 11 बरस तो कन्विक्शन के। तो हम उस दल से संबंध रखते हैं। इतना घबरा मत जाना, बहुत छोटी उम्र में आया था। मेरे अंदर आज भी वो ऊर्जा है, आज भी वो क्षमता है, क्योंकि जो छात्र आंदोलन और युवक आंदोलन से निकले हैं, और ये कृपा है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, प्रभु कृपा भी, कि हम तंदुरुस्त भी हैं, आवाज भी बुलंद है, सक्षम भी हैं, और हमारे साथी भी। ये चुनाव मेरा दल लड़ रहा है, ये चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ रही है। और कहा जाए कि कौन, ये मजबूत बैठे हैं। इस जिले के अंदर हमारी बड़ी जीत हुई थी, चंबा में भी हमारे अच्छे प्रदर्शन रहा, परफॉर्मेंस रही। हम पूरे विश्वास के साथ कि हमारे काम को देखते हुए, योगदान को देखते हुए, नीतियों को देखते हुए, संस्थाओं के निर्माण को देखते हुए, और 52 साल के जीवन में ये मैं कहना चाहूंगा एक शब्द, आप सब लोग वाकिफ हैं और हमारे मुखालिफ भी वाकिफ हैं कि एक छाया मेरे सार्वजनिक जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं रहा। I have an unblemished record in public life of over 5 decades, and I have come here to serve कांगड़ा and चंबा। धन्यवाद। सर, एक एक बताएं परिचय देके।